नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में रतनपुर और रायपुर के कलचुरी शासकों को पढ़ा है, अब हम कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था को इस वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपने हमारे इनसे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो जो हैं नंबरिंग के साथ, वीडियो नंबर के साथ, साथ ही जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उस टॉपिक को भी आप सर्च करके देखेंगे तो उस टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था देखेंगे। तो देखिए, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था, कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित था। तो राजतंत्रात्मक था क्योंकि राजाओं का शासन चलता था। तो जो पीढ़ी वंशवार होता था राजतंत्र। प्रशासन में राजाओं को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। अमात्य मंत्री होते थे, उनकी सहायता प्राप्त थी। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों या प्रांतों में विभाजित था। तो गढ़ों में विभाजित था। कलचुरी शासकों ने प्रदेश में सर्वाधिक अवधि तक शासन किया है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाले वंश है कलचुरी वंश। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में एक लोकप्रिय, विकेंद्रीकृत तथा सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की थी, जिसका प्रमुख राजा होता था। इनके द्वारा प्रशासनिक पदों पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया था। राजा की सहायता के लिए अमात्य अर्थात मंत्री होते थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। तो अब हमें इन्हीं का नाम याद रखना है। मंत्रिमंडल, किस मंत्रिमंडल को क्या कहते थे, उन्हें किस विभाग को दिया जाता था, तो किस विभाग के मंत्री को क्या कहा जाता था, इन नामों को हमें याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहला है युवराज। तो मंत्रिमंडल में एक सदस्य होता था युवराज। यह जो है राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो राजा कोई शासक है, उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही जो है युवराज होता था, और वह जो है राजा के पश्चात उस शासक बनने हेतु उत्तराधिकारी होता था। तो यह युवराज भी एक मंत्री का पद है। दूसरा देखिए, महामंत्री। महामंत्री यह सर्व प्रमुख अधिकारी होता था, जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। तो महामंत्री भी याद रहेगा आपको, महामंत्री सब प्रमुख अधिकारी होता है और यह राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता है। तो सबसे बड़ा मंत्री महामंत्री है। उसके बाद महामत्य, यह प्रमुख मंत्री होता है। महामंत्रियों का प्रमुख महामात्य है। अमात्य मंत्री परिषद का सदस्य, मंत्री परिषद के जितने सदस्य हैं उन सभी को अमात्य कहा जाता था। महाध्यक्ष, महाध्यक्ष सचिवालय का प्रमुख होता है। तो इसके जैसे सचिवालय के प्रमुख को मुख्य सचिव कहा जाता है वर्तमान में, वैसे जो है इस काल में महाध्यक्ष कहा जाता था। तो यह भी याद रहेगा आपको। उसके बाद देखिए, प्रतिहार, संचार विभाग का प्रमुख होता है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, प्रतिहार। देखिए, तो यहाँ प्रति लिखा हुआ है, प्रति से याद करेंगे। किसी को हम अगर पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या प्रति लिखा जाता है कि इन्हें भेजना है हमारे के लिए। तो देखिए, संचार विभाग अर्थात संचार क्या है, पहले अभी तो जो है संचार के बहुत सारे माध्यम हैं, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, फोन हो गया है, रेडियो हो गया है, परंतु उस काल में जो है संचार के सिर्फ एक ही माध्यम था, पत्र व्यवहार। तो पत्र के माध्यम से संचार होता था। तो देखिए, पत्र लिखा जाता है, वहाँ प्रति के शब्द का प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग में ही। तो प्रति से याद रखेंगे, प्रतिहार से संचार विभाग का प्रमुख होता है। अब उसके बाद देखिए, महाप्रभात। तो महाप्रमाद कौन होते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रमाद यह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता है। तो देखिए, जमाबंदी विभाग का प्रमुख महाप्रभात कहलाता है, तथा प्रमुख लगान अधिकारी भी यही होता है, जो भूमि लगान का निश्चय करता है। प्रमुख लगान अधिकारी, जमाबंदी विभाग का प्रमुख, भूमि लगान का निश्चय महाप्रमाद द्वारा किया जाता है। अगला है महासंधि विग्रह। तो जहां जहां भी आपको महासंधि विग्रह या संधि विग्रह आया, संधि किन से किया जाता है, दूसरे शासकों या दूसरे राज्य से किया जाता है। तो विदेश विभाग, दूसरे देश के से किया जाता है संधि। तो महासंधि विग्रह, तो संधि कराने वाले जो है जो विदेश विभाग का प्रमुख होता है, उसी का मंत्री का नाम है महासंधि विग्रह। अगला है महाकोटपाल। कोट का मतलब होता है किला, किला को कोट कहा जाता है, और कोटपाल अर्थात दुर्ग का रक्षा करने वाला। तो महाकोटपाल दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला प्रमुख अधिकारी होता है महाकोटपाल। अगला देखिए, महापुरोहित या महाधर्मकांडिक। तो महापुरोहित या इन्हें महाधर्मकांडिक भी बोलते हैं। तो ये कौन होते हैं, धार्मिक विभाग का प्रमुख होता है। तो पुरोहित अर्थात क्या होते हैं, पुजारी होते हैं, तो धर्म से संबंधित है। तो ये भी एक मंत्री का पद है, महापुरोहित, या इन्हें महाधर्मकांडिक के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक विभाग का प्रमुख होते हैं। इनके अधीन दान पत्र लिखने हेतु धर्म लेखिका कार्य करते हैं। तो इनके अधीन ही दान पत्र लिखे जाते हैं। तो यह है कलचुरी कालीन मंत्रिमंडल। अब कलचुरी काल के प्रमुख अधिकारियों का नाम दिया गया है और उनसे संबंधित विभाग दिए गए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है
कलचुरीकालीन प्रशासन में अधिकारी के नाम और उनके विभाग। तो देखिए सबसे पहला है सोलकील। तो सोलकील याद रखेंगे, ये जो है महाप्रभात के अंतर्गत काम करता है, अर्थात यह कर संग्रहण अधिकारी होता है। तो जमाबंदी प्रणाली का प्रमुख क्या था? महाप्रभात। उसी के अधीन जो है ये सोलकील काम करता है। तो एक कर संग्रहण अधिकारी होता है सोलकील। शुल्क जमा करने वाला, ऐसे याद करेंगे, शुल्क अर्थात कर, और सोलकील जो है शुल्क जमा करने वाला होता है। दूसरा है पुर प्रधान। पुर मतलब क्या होता है? शहर। पुर देखिए बड़े बड़े शहरों के सामने पुर लगाया जाता है, जैसे बिलासपुर हो गया। बिलासपुर क्यों पुर क्यों लगा हुआ है? बड़ा नगर है ये। वैसे रायपुर में भी लगा हुआ है पुर, तो यह भी बड़ा नगर हुआ है। तो बड़े बड़े नगरों के ऊपर पुर लगाया जाता है। तो उसी से ही अधिकारी जो है, नगर के प्रमुख अधिकारी को पुर प्रधान कहा जाता है, अर्थात नगरों का प्रधान। वही ग्राम के सामने ग्रामकूट। तो ग्रामकूट ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता है ग्रामकूट। दूसरा है ग्राम आगमिक। अब देखिए ग्राम आगमिक लिखा है, तो ग्राम आगमिक में छुपा हुआ है ग्राम प्लस आगमन से बना हुआ है आगमन। तो आगमन आने ले जाने के लिए कार्य किया जाता है, वह क्या रहता है? यातायात प्रबंधन अधिकारी होता है। तो ग्राम आगमिक से यहाँ आगमन को उठाना है, आगमन अर्थात यातायात। तो यातायात प्रबंधन अधिकारी को क्या कहा जाता है? ग्राम आगमिक कहा जाता है। ठीक। अगला है महाभंडारगारिक। तो महाभंडारगारिक, तो देखिए भंडार किसे कहते हैं? कोष अध्यक्ष को। तो खजाने का जो अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष, उसे महाभंडारगारिक कहा गया है। ठीक। तो भंडार के कोष का प्रमुख अधिकारी होता है, मुख्य कोषाध्यक्ष, उसे महाभंडाधिकारी कहा जाता है। अगला है महाबलाधिकृत। तो महाबलाधिकृत जो सबसे ज्यादा बल का अधिकारी हो। तो सबसे ज्यादा बल किसके पास होगा? मुख्य सेनापति के पास। तो राजा का जो मुख्य सेनापति है उसे कहा जाता है महाबल अधिकृत। अगला देखिए नैमितिक। नैमितिक राज ज्योतिष होते हैं। तो ज्योतिष ज्ञान रखने वाले नैमितिक, इन्हें याद रखेंगे, नैमितिक राज ज्योतिष होते हैं। दूसरा है अकार अधिकार। तो अकार अधिकार पुरुष, यह राज्य के खानों का प्रमुख होता है। अकार अधिकारी यह राज्य खानों का प्रमुख होता है। घटपति या तरपति, देखिए इसे याद रखेंगे, घटपति या तरपति। तो घट या घाट, घट से याद रखेंगे घाट, या फिर तरपति दिया रहे तो तट से याद रखना है। घाट या तट के जो पति हैं, अर्थात वो नाव की देख रेख करने वाले होते हैं। घाट में या तट में ही नाव रखा जाता था, तो नावों को देख रेख करने वाले अधिकारी का नाम घटपति या तरपति होता था। अगला है दांडिक। दांडिक न्याय अधिकारी होता है, तो नाम से दिख रहा है दांडिक या दंड देने वाला, तो न्याय अधिकारी कहलाता है दांडिक। दूसरा है महाक्ष पटलिक। महाक्ष पटलिक राजस्व विभाग के अधिकारी है। तो महाक्ष पटलिक याद रखेंगे, पटलिक, महाक्ष पटलिक कौन है? राजस्व विभाग के अधिकारी। अगला है धर्मलेखी। धर्मलेखी दान पत्रों का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी धर्मलेखी कहलाता है। धर्म का दान पत्रों का लेखा जोखा करने वाला, जो किसके अधीन कार्य करते हैं? धर्मलेखी, महापुरोहित के अधीन। देखे हैं धर्मलेखी कार्य करते हैं महापुरोहित के अधीन, ये दान पत्रों का लेखा जोखा रखते हैं। ठीक। तो ये जो कलचुरीकालीन प्रमुख अधिकारीगण होंगे। इसके बाद देखिए इनके प्रशासन व्यवस्था में पुलिस व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था दिखाई देते हैं। इसके जो अधिकारी हैं कौन कौन क्या क्या कार्य करते थे उसे दिया गया है। तो देखिए इनके पुलिस व्यवस्था को देखें, कलचुरीकालीन पुलिस व्यवस्था देखें, तो कलचुरीकालीन में पुलिस व्यवस्था के 4 रूप देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार के अधिकारी होते थे पुलिस व्यवस्था में। इसमें एक होते हैं दंडपाशक, यह सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। दंडपाशिक, दंड देने वाला, और पाशिक से पुलिस को याद रखेंगे, दंड देने वाला पाशिक। तो ये जो है सर्वोच्च पुलिस अधिकारी है। दूसरा है दुष्ट साधक। दुष्ट साधक, साधक मतलब क्या होता है? किसी चीज को पा लेना या पकड़ना। तो पा लेना या पकड़ना साधक। दुष्ट, दुष्ट अर्थात चोर, चोर पकड़ने वालों को दुष्ट साधक कहा जाता है, पुलिस अधिकारी होता है ये भी। उसके बाद ये 2 है चाट और भाट। तो चाट भाट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाट क्या होता है? जो संपत्ति की रक्षा हेतु जो पुलिस अधिकारी रहता है, लोगों की संपत्ति की रक्षा हेतु, वो चाट कहलाता है। और भाट कौन है? शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला। तो इसे कैसे याद रखेंगे? भाट। इससे पहले हम जैन कालीन जब देख रहे थे जैन काल में, तो वहां हम एक स्थान पढ़े थे भाटागुड़ा। भाटागुड़ा पढ़े हैं, उसका संबंध किससे था? जैन तीर्थकर शांतिनाथ से। ठीक। भाटागुड़ा का संबंध शांतिनाथ से था। तो देखिए भाटागुड़ा से शांतिनाथ, तो इसी से याद रख लेंगे। भाट शांति व्यवस्था स्थापित करने वाले होते हैं। तो यहीं से एक ट्रिक से 2 याद हो जाएगा। जैन से संबंधित जो शांतिनाथ का भाटागुड़ा से जानकारी प्राप्त होता है वो हो जाएगा। और दूसरा क्या? भाट जो है शांति व्यवस्था स्थापित करने वाले पुलिस अधिकारी होते हैं। और चाट कौन होते हैं? लोगों की संपत्ति के रक्षा हेतु पुलिस अधिकारी होते हैं। तो ये कलचुरीकालीन पुलिस व्यवस्था हो गए, ये चारों अधिकारियों का नाम याद रखना है। अब सैन्य व्यवस्था देखिए, तो सैन्य व्यवस्था का प्रमुख जो है राजा होता है। जैसे अभी भी जो है देखिए सभी सेनाओं का जो प्रमुख कौन होते हैं?
मुख्य रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति जो है देश के राजा के समान होता है। तो राष्ट्रपति सभी सेनाओं के प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार सभी सैन्य व्यवस्थाओं के प्रमुख राजा होता है। उसके बाद सर्वोच्च अधिकारी जो सेना के सर्वोच्च अधिकारी हैं वो कौन थे? महाबल अधिकृत। जो सेनापति थे, अभी अधिकारीगण में पढ़े हैं, सर्वोच्च अधिकारी है सैन्य व्यवस्था के महाबल अधिकृत, या इसे सेनापति कहा जाता है। तो अभी ये वर्तमान के सीडीएस के समान है, मान सकते हैं। सीडीएस नहीं, चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक। तो देखिए ये सीडीएस के समान है। वही देखिए हस्ती सेना प्रमुख और अश्व सेना प्रमुख। तो कलचुरी कालीन व्यवस्था में क्या चलता है? जैसे अभी चलता है नेवी चलता है, एयरफोर्स चलता है, आर्मी चलता है। तो उस समय जो है हस्त सेना मतलब हाथियों का सेना, अश्व सेना, पैदल सेना ऐसे बटे हुए थे। देखिए हस्त सेना के प्रमुख जो है महापिलुपति कहलाते हैं। पिलु जो है हाथी का ही क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो महापिलुपति हस्त सेना के प्रमुख। अश्व सेना प्रमुख जो है महाहस्व साधनिक कहलाते थे। तो ये जो है अश्व सेना प्रमुख है। इन सभी सेनाओं के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो महाबल अधिकृत होते हैं, ठीक। तो महाबल अधिकृत जो सेनापति होते हैं, और इन सब के जो प्रमुख होते हैं वो प्रमुख कौन होते हैं? राजा होते हैं, सैन्य व्यवस्था के सबसे प्रमुख। अब अगला देखिए राजस्व व्यवस्था। तो राजस्व व्यवस्था के सबसे प्रमुख अधिकारी हैं महाप्रमात। तो महाप्रमात हम देखे हैं, ये जो है जमाबंदी विभाग के सबसे प्रमुख होते हैं। तो ये राजस्व व्यवस्था भी जमाबंदी के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक अधिकारी होते हैं सोलकील, इसका नाम भी देखे हैं। यह कर संग्रहण करने वाला अधिकारी होता है सोलकीक। तो देखिए राजस्व व्यवस्था में एक इकाई प्राप्त होता है युगा। तो युगा क्या होता है? मंडपिका या बाजार मंडपों के में सामान बेचने के लिए लिया जाने वाला परवाना या परमिट होता है युगा। तो युगा क्या है? अगर बाजार में आपको अपना सामान बेचना है तो उसके लिए आपको एक परमिट चाहिए रहता है, उसे युगा कहते हैं। 2 युगा के बराबर 1 पौर होता है। पौर चांदी का सिक्का होता है, तो 2 युगा के बराबर 1 पौर होता है, ठीक। तो 2 युगा 1 पौर के बराबर होता है। तो ये है कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब उसके बाद देखिए कलचुरी काल की पंचकुल व्यवस्था भी दिखाई देता है। तो ये जो है स्थानीय स्वशासन के लिए था। तो ये जो है पूरा केंद्रीय स्वशासन के लिए था, पुलिस व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था। और यही जो है स्थानीय स्वशासन भी देखने को मिलता है कलचुरी शासन काल में। तो कलचुरी की पंचकुल व्यवस्था, ये पंचकुल व्यवस्था क्या है? यह कुछ नहीं, कलचुरी शासन काल की स्थानीय व्यवस्था है। तो देखिए इसका आशय गांव और नगरों के स्थानीय प्रशासन हेतु कलचुरी शासकों ने पंचकुल व्यवस्था बनवाई थी। तो यही स्थानीय प्रशासन के लिए कलचुरियों द्वारा स्थापित व्यवस्था पंचकुल व्यवस्था कहलाता है। इसके सदस्य 5 से 10 सदस्य होते थे इसमें पंचकुल व्यवस्था में, जिन्हें महत्तर कहा जाता था। सदस्य को महत्तर कहा जाता था और सदस्य के प्रमुख को महत्तम कहा जाता है। अब इसमें कंफ्यूज कैसे नहीं होना है, देखिए महत्तर और महत्तम इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें आप डिग्री पढ़े होंगे, ठीक, डिग्री पढ़े होंगे। उसमें डिग्री के 3 फॉर्म देखने को मिलते हैं। एक अफर्मेटिव वो डिग्री रहता है। देखिए इसमें क्या क्या कंपैरेटिव डिग्री दिया है और सुपरलेटिव डिग्री दिया है। तो देखिए जैसे ग्रेट है, ग्रेट उसका क्या हो जाता है? कंपैरेटिव ग्रेटर हो जाता है, और ग्रेटेस्ट इसका सुपरलेटिव हो जाता है। उसी प्रकार इसे भी याद रखेंगे। महत्तर सदस्य है और इन सब सदस्यों का प्रमुख क्या कहलाता है? महत्तम कहलाता है। महत्तर सदस्य और उनके प्रमुख महत्तम अर्थात सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जा रहा है उनके अध्यक्ष के लिए। ये क्या याद रखने के लिए है आपके। अब अगला देखिए इनके प्रमुख। तो देखिए नगर प्रमुख जो है पूर्व प्रधान कहलाते हैं। नगर के प्रमुख पूर्व प्रधान, और ग्रामीण के प्रमुख ग्रामकूट या ग्राम भोगी कहलाते हैं। तो ये ग्रामीण प्रमुख जो है ये गौटिया के अधीन कार्य करते हैं। गांव के सबसे प्रमुख अधिकारी होते हैं गौटिया, उसके अधीन ग्रामकूट कार्य करते हैं। देखिए यहाँ 6 और अधिकारियों का नाम मिलता है। पंचकुल व्यवस्था में 6 अधिकारी और होते हैं। तो 6 अधिकारी कौन कौन से होते हैं? मुख्य पुलिस अधिकारी होंगे एक, दूसरा पटेल होता है, तीसरा तहसीलदार, चौथा लेखक या कर्णिक होते हैं, और 5वां शुल्कग्राह, और 6वां प्रतिहारी। शुल्कग्राह क्या करते हैं? कर उगाही करने वाले होते हैं, और प्रतिहारी सिपाही होते हैं। तो ये 6 प्रमुख अधिकारी होते हैं पंचकुल में। देखिए पंचकुल जो है सिर्फ एक गांव नहीं होता है, अभी के वर्तमान की ग्राम पंचायत जैसे होता है। जैसे ग्राम पंचायत एक या एक से अधिक गांव से मिलकर बना होता है, उसमें एक हो सकता है या एक से अधिक ग्राम। तो उसी प्रकार पंचकुल व्यवस्था भी एक या एक से अधिक ग्राम के लिए होता है। अगर एक से अधिक ग्राम है तो उसके मुख्य ग्राम को जेष्टिका ग्राम कहा जाता है। तो जो जिस ग्राम के आधार पर बनाया जाता है, जो मुख्य ग्राम रहता है, उसे जेष्टिका ग्राम कहा जाता है। जेष्टिका का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा।
देखिए यहाँ गौटिया, तो गौटिया गांव के प्रमुख अधिकारी होते हैं। तो गौटिया को गांव में कृषि योग्य भूमि का 8वां भाग निःशुल्क दिया जाता था तथा गांव की जमीन का 16वां भाग दान आदि के लिए दिया जाता था। तो जो जितना भी भूमि था गांव में कृषि योग्य, उसमें का 8वां भाग गौटिया का ही रहता था निःशुल्क तौर पे, और गांव का जो 16वां भाग रहता था वह जमीन का क्या रहता था, दान देने के लिए रहता था। ठीक, तो इतने जो है गौटिया को अधिकार प्राप्त थे। देखिए रतनपुर नगर 5 भागों में विभक्त थे, तो इसे भी आप देखिए याद रखना है आपको। रतनपुर नगर 5 भागों में विभक्त थे कलचुरी काल में। इन 5 भाग का नाम आपको याद रखना है। तुम्मान खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल, वराह खोल। तो सभी को पहले नाम देख लीजिए, तुम्मान, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल, वराह खोल। तो इसे अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो पहले आप दो का पेयर बना लीजिए इसे। इसको देवी खोल, देवी खोल और भैरम खोल, भैरम देवी खोल, तो एक नाम है और ये देवी है, भैरम देवी खोल। उसके बाद देखिए भैरम देवी खोल के बाद क्या याद रखेंगे, एन याद रखेंगे, टीवी, एन टीवी एक चैनल है, एन टीवी न्यूज चैनल है, तो उसी से याद रख लेंगे एन टीवी। एन से नल खोल, टी से तुमान खोल और वी से वराह खोल, देवी खोल, भैरम खोल। उसके बाद एन से नल खोल, टी से तुमान खोल और वी से वराह खोल। ठीक, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे 5 भागों को रतनपुर नगर का। अब देखिए यहाँ जो है विभाजन देखने को मिलता है, अलग अलग जो अधिकारी जिनको अधिकार दिया गया है उन्हें क्या क्या नामों से जाना जाता है। तो देखिए महामंडलेश्वर कौन होते थे, इनके अंतर्गत 1 लाख गांव आता है, तो 1 लाख गांवों के स्वामी को महामंडलेश्वर कहा जाता था। 50,000 गांवों के स्वामी को मांडलिक, 10,000 गांवों के स्वामी सामंत कहलाते थे, 5,000 गांवों के स्वामी लघु सामंत और 1,000 गांवों के स्वामी चतुरांशक कहलाते थे। तो इसे याद रखेंगे, 1 लाख महामंडलेश्वर, 50,000 मांडलिक, 10,000 सामंत, 5,000 लघु सामंत, 1,000 चतुरांशक। ठीक, तो ये पदों के नाम है, कितने लाख गांव उनके अधीन रहते थे उसे दिया गया है। ठीक, अब देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कलचुरी कालीन प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख कौन कौन रहे हैं। तो कलचुरी कालीन शासन जो है 7 इकाइयों में विभाजित था। अगर देखें मुख्य रूप से नीचे से ऊपर देखें या ऊपर से नीचे, तो 7 इकाइयों में विभाजित था, जिसमें सबसे छोटा इकाई है ग्राम और सबसे बड़ा इकाई कौन सा, राष्ट्र। तो ग्राम सबसे छोटा इकाई है। अगर हम ऊपर से देखते हैं इसे, तो देखिए राष्ट्र जो है प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होता है, इसके प्रमुख राजा होते हैं। दूसरा है विषय, विषय वर्तमान के जिला के समान है और विषय के जो प्रमुख होते हैं वे कहलाते हैं विषयपति। उसके बाद देखिए देश या जनपद, देश या जनपद 1 लाख गांवों का समूह होता था। 1 लाख गांवों के समूह को देश या जनपद कहा जाता था और इसके स्वामी जो है क्या होते थे, महामंडलेश्वर यहाँ के प्रमुख होते हैं। तो अभी देखें 1 लाख गांवों के स्वामी महामंडलेश्वर कहलाते थे। उसके बाद जनपद के बाद है मंडल, मंडल वर्तमान के विकास खंड के समान होते हैं और विकास खंड, इस मंडल के स्वामी जो है मांडलिक कहलाते हैं। मांडलिक के पास कितने गांव होते थे, 50,000 गांव होते थे। ठीक, 50,000 गांव के स्वामी मांडलिक, अर्थात मंडल में 50,000 गांव होते थे। उसके मंडल के पश्चात आता है गढ़। गढ़, यह गढ़ 7 बरहों का समूह होता था, तो बरहो इसके नीचे का होगा, तो 7 बरहों का समूह एक गढ़ बनता था, अर्थात एक गढ़ के अधीन और 7 बरहों, तो एक बरही में 12 गांव होते थे, तो 7 बरहों में कितने हो जाएंगे, 84 गांव हो जाएंगे। तो एक गढ़ में 84 गांव होते थे। और देखिए गढ़ के जो प्रमुख होते थे वे गढ़ अधिपति होते थे। गढ़ के प्रमुख गढ़ अधिपति, अगर यही गढ़ के प्रमुख अगर कोई ब्राह्मण रहता है तो उसे दीवान कहा जाता है। दीवान, अगर कोई ब्राह्मण जाति का रहता है गढ़ का प्रमुख तो उसे दीवान कहा जाता था, और अगर अन्य देखें तो वो गढ़ अधिपति होगा। गढ़ के बाद है बरहो। बरहो क्या होता है, एक बरहो में 12 गांव का समूह होता है, तो बरहो कुछ नहीं है, 12 गांवों का समूह को बरहो कहा गया और इसके प्रमुख दाऊ कहलाए। दाऊ या इन्हें तालुका अधिपति कहा जाता है। ठीक, जिन्हें दाऊ के नाम से जानते हैं, बरहो के प्रमुख। और ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम, और ग्राम के प्रमुख कौन होते थे, गौटिया। ठीक, तो ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई है कलचुरी काल की। अब इसके आगे देखिए कलचुरी कालीन साहित्य एवं भाषा दिया गया है। तो यहाँ के साहित्यकार कौन कौन से शासक के समय का में जो है कौन कौन से साहित्यकार रहे हैं, उनके द्वारा क्या रचना किया गया है उसे दिया गया है कलचुरी कालीन साहित्य एवं भाषाओं को। तो देखिए इस वंश के जो सबसे प्रसिद्ध कवि थे वो हैं गोपाल चंद्र मिश्र। तो गोपाल चंद्र मिश्र हम इन्हें पहले भी पढ़े हैं, ये राज सिंह के दरबारी कवि थे। कलचुरी रतनपुर के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा खूब तमाशा का रचना 1689 में किया गया है।
ईयर को भी याद रखना है। 1689 ईस्वी में खूब तमाशा। गोपाल कवि ने अपनी कृत खूब तमाशा में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ नाम से संबोधित किया है। तो छत्तीसगढ़ नाम इनके खूब तमाशा में देखने को मिलता है। इसके अलावा इनका और रचना देखें तो सुदामा चरित्र, जैमिनी अश्वमेघ, भक्ति चिंतामणि कृष्ण प्रबंध काव्य है। अगला है राम प्रताप, इसके अपूर्ण किया गया था। ये एक राम प्रबंध काव्य है। राम प्रताप यह जो है पूरा नहीं कर पाते हैं, इसी को पूरा जो है इनके पुत्र माखन मिश्र द्वारा किया जाता है। तो रामपुत्र को पूर्ण करने का श्रेय माखन मिश्र को है। यह भी रचना गोपाल चंद्र मिश्र का ही है। इसके बाद छंद विलास, गोपाल मिश्र का छंद विलास और गोपाल विरचित, ये तीनों रचना माखन मिश्र का है। एक बार गोपाल चंद्र के रचनाओं को एक बार और देख लेते हैं। पहला है खूब तमाशा, दूसरा सुदामा चरित्र, तीसरा जैमिनी, चौथा भक्ति चिंतामणि। राम प्रताप को दोनों मिलके करते हैं पूरा, आधा गोपाल मिश्र द्वारा किया जाता है, फिर आधा को जो बचा है उसे माखन मिश्र पूरा करते हैं। छंद विलास माखन मिश्र के दूसरा रचना और गोपाल विरचित तीसरा रचना। इनके अलावा तेजनाथ शास्त्री, इनके द्वारा रामायण सार संग्रह लिखा गया है तेजनाथ शास्त्री द्वारा। नारायण कवि द्वारा राम अभ्युदय लिखा गया है। इसकी जानकारी पुजारी पाली शिलालेख से मिलती है। राम अभ्युदय नारायण कवि का है। तो देखिए नारायण से ही राम का अभ्युदय हुआ है, तो नारायण से राम का अभ्युदय, तो राम याद रखेंगे, राम अभ्युदय रामायण, राम अभ्युदय नारायण कवि द्वारा लिखा गया है। उसके बाद शिवदत्त शास्त्री, इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। शिवदत्त शास्त्री का एक रचना है इतिहास समुच्चय, जो कि अप्रकाशित ग्रंथ है इतिहास समुच्चय, जिसे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। देखिए विशेष तथ्य दिया गया है, संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा के कवियों को कलचुरी दरबार में राजआश्रय प्राप्त था। तो संस्कृत के कवि तो थे, साथ ही प्राकृत भाषा के कवियों को भी राज आश्रय प्राप्त था। जन सामान्य में छत्तीसगढ़ी बोली का प्रसार हुआ था। तो इस समय छत्तीसगढ़ी बोली प्रसार होना स्टार्ट हो गया, जबकि राजकार्य संस्कृत भाषा में होता था। राजकार्य संस्कृत भाषा में और लोगों के बीच जो है वार्तालाप छत्तीसगढ़ी बोली में होता था। देखिए यहाँ एक है अग्रहार। तो अग्रहार क्या होता है? अग्रहार जो है ब्राह्मणों को किसी गांव में बसाकर उनके निर्वाह हेतु उस गांव की समस्त आय दान में दे दिया जाता है, उसे अग्रहार कहा जाता है। तो अग्रहार की प्रथा इस वंश में भी देखने को मिलता है, कलचुरी वंश में। वैसे इसे हम एक बार और पढ़ चुके हैं अग्रहार को, जिसे कहाँ देखे थे हम? नलवंशी शासक, नल वंश के शासक थे स्कंदवर्मन। ठीक, नलवंशी शासक स्कंदवर्मन को छत्तीसगढ़ में अग्रहार सिद्धांत स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अग्रहार सिद्धांत क्या होता है? किसी गांव को जो है ब्राह्मणों को दान कर दिया जाता है, उसे वहां बसा के उस गांव को जो है उन्हें दान कर दिया जाता है, अर्थात उस गांव से जितना भी आय होगा वह जो है उन ब्राह्मणों को दान कर दिया जाएगा। वो उनके जीवन निर्वाह के लिए समस्त आय को दान कर दिया जाता था। इसे ही अग्रहार प्रथा कहा जाता है। तो इसके शुरुआत नलवंशी शासक स्कंदवर्मन द्वारा छत्तीसगढ़ में किया गया था। इस अग्रहार का पालन कलचुरी शासकों द्वारा भी किया गया है। देखिए अब कलचुरी कालीन आर्थिक दशा देख लेते हैं। तो कलचुरी काल में आर्थिक दशा कैसे था? तो आर्थिक दशाओं में कलचुरी काल में अधिकांश लोगों का आर्थिक जीवन कृषि एवं पशुपालन पर आधारित था। कृषि एवं पशुपालन पर देखिए भूमि माप के लिए यहाँ क्या क्या प्रयोग किया जाता है? भूमि माप हलों की संख्या को दर्शाता है। तो भूमि माप के लिए हल नामक इकाई का प्रयोग करते हैं। हलों की संख्या दर्शाती है भूमि माप के लिए। एक हल क्या होता है? एक हल बराबर होता है एक बैल द्वारा जोती जाने वाली भूमि बराबर एक हल है। तो एक बैल जितने भूमि जोत सकता है उसे एक हल कहा जाता है। और अभी एक हल भूमि की तुलना जो है लगभग 5 एकड़ जमीन से किया जाता है। तो अभी जो 5 एकड़ जमीन है वह एक हल कहलाता था कलचुरी काल में। तो हल क्या है? भूमि मापने की इकाई है। अगला देखिए तौल का मापन। तौल की ये इकाई आपको 3 इकाई याद रखना है। एक है सेर, दूसरा पसेरी और तीसरा मन। सेर, पसेरी, मन। ठीक, तो सेर सबसे छोटा इकाई है, उसके बाद पसेरी और मन। मन जो है तौल का सबसे बड़ा इकाई है। तो देखिए 5 सेर मिलके एक पसेरी बन रहे हैं, एक पसेरी, और 8 पसेरी मिलके 8 पसेरी कितना बन रहा है? एक मन बन रहा है। ठीक, तो पसेर जो है सबसे छोटा इकाई है और मन सबसे बड़ा। तो ये क्या है? तौल का मापन है। अब देखिए सिक्कों का मान। सिक्कों का मान भी आपको याद रखना है। 4 कौड़ी का एक गंडा होता है। तो इसमें इकाई पहले देखेंगे, कौड़ी, गंडा, कोरी, दोगानी और रुपया। 5 इकाई होते हैं सिक्कों का, 5 इकाई। कौड़ी सबसे छोटा इकाई है और रुपया सबसे बड़ा। तो 4 कौड़ी बराबर एक गंडा होता है। 4 कौड़ी का एक गंडा और 5 गंडे का एक कोरी, 20 कोरी का एक दोगानी और 16 दोगानी का एक रुपया।
ठीक, तो 20 कोरी 1 दुगानी होता है और 16 दुगानी 1 रुपया। तो ये सिक्कों का मापन इकाई है। अगला देखिए कर व्यवस्था। तो कलचुरी काल में भूमि कर, बाग बगीचा कर, चारागाह कर, वन कर, आयात निर्यात कर, नाव कर, पशुओं के बिक्री पर कर, नमक कर, खान कर, नदी घाट कर, ये सभी कर लगाए जाते थे। घोड़े की बिक्री पर 2 पर, हाथी की बिक्री पर 4 पर से आशा क्या होता है, चांदी के सिक्के हैं, जबकि युगा 2 युगा बराबर 1 पर होता था। तो इसे पहले भी देखे हैं, युगा 2 युगा बराबर 1 पर होता था और पर क्या है, चांदी के सिक्के। देखिए यहाँ कलचुरी कालीन प्रमुख करों का जो है सूची दे दिया गया है। अब इसे एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ से ज़्यादातर कलचुरी कालीन कर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपको कर पूछा जाएगा तो वो मराठा कालीन कर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मराठा कालीन कर को आपको अच्छे से याद रखना है। अभी कलचुरी कालीन कर को आप कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसे याद रखेंगे, बाकी एक बार पढ़ सकते हैं। तो देखिए उद्रंग क्या होता है, स्थायी भूमि पर कर है। उपरी कर क्या है, अस्थायी कृषि भूमि पर लिए जाने वाला कर है। भाग को याद रखेंगे, उपज का 1/6 हिस्सा, उपज का 1/6 हिस्सा जो है भाग के रूप में दिया जाता है। और इसे भी याद रखेंगे भोग को, भोग जो है राजा को दिए जाने वाला उपकर है। भोग राजा को दिए जाने वाला उपकर है और भाग जो है उपज का 1/6 हिस्सा दिया जाता था, किसानों द्वारा दिया जाता था। अगला है हिरण्य, यह नगद दिए जाने वाला कर है। प्रवीण कर, यह व्यापारी से लिए जाने वाला कर है, व्यापारी से। वृष्टि बिगारी कर है, कर के बदले मजदूरी देना पड़ता है, वृष्टि। भूतवास या प्रत्यय, भूतवास प्रत्यय गांव के उत्पादित वस्तु और बाहर से गांव में आई वस्तु पर लगाया गया कर, भूतवाद प्रत्यय कर। दशापराध, गांव वाले से अपराध पर लिए जाने वाले कर को दशापराध कर कहते हैं। दुसाध्यादाय, फौजदारी अपराधियों से लिए जाने वाला कर है, दुसाध्यादाय। द्वितीय क्या है, राजा को दिए जाने वाला नजराना। वस्ती दंड या प्राण दंड, राजा के सिपाही के लिए सेवा कर है। चेनिका कर, मंदिरों में आने वाले पुष्प कर है। खलाभिक्षा, खलिहान के जमीन पर चुंगी कर। रसवती, शराब निर्माण कर, तो इसे याद रखेंगे, रसवती क्या है, शराब निर्माण कर। चरी, पशुचरण पर कर है। पट किलादाय, पटेल के वेतन के लिए कर। घटादाय, घाट के उपयोग पर लगाया जाने वाला कर है, इसकी वसूली घटपति द्वारा किया जाता है। मांगड़िक कर या आपात कर है। ठीक, तो इतने प्रकार के कर कलचुरी कालीन में देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ कलचुरी कालीन 2 तथ्य दिए गए हैं। पहला ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है, देखिए ग्राम पंचायत के अंतर्गत वाद विवाद का निर्णय करता था ग्राम पंचायत, तथा फौजदारी मामलों में होने वाले जुर्माने को दशापराध दंड कहते हैं। तो दशापराध, गांव में जो भी फौजदारी मामले हैं उसमें जो जुर्माना देना पड़ता है, कर लगते हैं, वो 10 अपराध दंड कहलाता है। जुर्माना राजा को अथवा दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण के पास जमा किया जाता है। पंचायत के निर्णय की राजा के पास अपील की जा सकती है। तो पहले जो है पंचायत में निर्णय लिया जाता है, उसके बाद उसका अपील राजा के पास किया जा सकता है। और देखिए कलचुरी काल में लाखा बांटा प्रथा भी दिखाई देता है। तो लाखा बांटा क्या है, यह कलचुरी काल में विद्यमान जमीन अदला बदली की प्रथा है। तो एक किसान जो है एक जगह पहले खेती कर लेता है, उसके बाद दूसरे किसान उस जगह पे करता है और वह जो है उनके स्थान पे तो अपने खेत का अदले बदली करके जमीन का खेती किया जाता है। यह लाखा बांटा प्रथा कहलाता है, जो 1864-65 में जारी की गई थी। लाखा बांटा प्रथा को 1864-65 में। इस प्रथा के तहत भू लगान का निर्धारण गौटिया और किसान के मध्य अंतिम सोपान के रूप में होता है। तो गौटिया और किसान जो है इसका भू लगान का निर्धारण करते हैं। तो ये कलचुरी कालीन प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था हो गया। और देखिए कलचुरी जो काल है वो गढ़ व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो अब छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन गढ़ व्यवस्था भी हम पढ़ेंगे। जो छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था कलचुरियों की 2 शाखाओं के मध्य विभाजित थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के शिवनाथ नदी के उत्तर भाग पर रतनपुर राजा के अधिकार थे आने वाले 18 गढ़ थे और दक्षिण भाग पर रायपुर राजा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 18 गढ़ थे। तो शिवनाथ नदी द्वारा विभाजित था, एक रतनपुर के राजा के अधीन, दूसरा रायपुर के राजा के अधीन। दोनों भागों को मिलाकर कुल गढ़ों की संख्या 36 है। इसी कारण इस अंचल का नाम जो है छत्तीसगढ़ कहलाया है। कलचुरी कालीन शासन के अंतर्गत प्रत्येक गढ़ 84 गांवों में से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक गढ़ जो 84 गांवों से मिलकर बना होता था। छत्तीसगढ़ में इन गढ़ों के नाम दिए गए हैं। अब हमें पढ़ना है शिवनाथ नदी के उत्तर में स्थित 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित 18 गढ़। तो पढ़ने के साथ इसे याद करते भी चलना है।
तो देखिए सबसे पहले आप बिलासपुर को उठाइए। बिलासपुर में कितने 4 गढ़ हैं बिलासपुर जिले के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है 2 पुर हैं और 2 गढ़ हैं। तो रतनपुर और विजयपुर, पुर से रतनपुर और विजयपुर बिलासपुर में, और 2 गढ़ ओखरगढ़ और केंदागढ़, ओखरगढ़ और केंदागढ़ 2 गढ़ हैं। अगला देखिए कोरबा में 4 कौन कौन से हैं। एक है कोसईगढ़, इसे जानते हैं आप, कोसईगढ़ छुरी कोसगई। दूसरा है लाफागढ़, तीसरा है उपरोंडा, ये 3 को आप जानते हैं। उसके अलावा आप चौथा याद रखेंगे मातिन। तो मातिन भी एक क्या है, गढ़ है। 18 गढ़ों में से यह भी एक गढ़ है। उसके बाद देखिए जांजगीर चांपा में 3 गढ़ देखने को मिलेगा। एक मदनपुर चांपा के नजदीक, खरौद और कोटगढ़, इन तीनों का नाम आप पहले से जानते हैं। कोटगढ़ इस समय जो है यहाँ देखने को मिलता है। कलचुरी काल में रेवंत का मंदिर देखने को मिलेगा कोटगढ़ में। खरौद में भी स्थापत्य देखने को मिलेगा, और मदनपुर बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जो है 3 जांजगीर चांपा के हैं। अब शक्ति का आपको याद रखना पड़ेगा, सोंढी, शक्ति का सोंढी गढ़ में आता था। और देखिए बलौदाबाजार और बेमेतरा, ये 2 ऐसे जिले हैं जिनका गढ़ जो है शिवनाथ नदी के उत्तर में भी मिलेगा और दक्षिण में भी मिलेगा। तो शिवनाथ नदी के उत्तर में बलौदाबाजार में एक है सेमरिया बलौदाबाजार का उत्तर में, और ये बेमेतरा का 2 मारो और नवागढ़ जो है बेमेतरा के हैं, जो 2 उत्तर में देखने को मिलता है शिवनाथ नदी के उत्तर में, अर्थात रतनपुर शाखा में। वही रायपुर शाखा में भी देखने को मिलेगा बलौदाबाजार और बेमेतरा के। देखिए गौरेला पेंड्रा मरवाही का एक है पंडरा भाठा। तो पंडर भाठा जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आता है, जो कि एक गढ़ था। उसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश क्षेत्र के 2 गढ़ शामिल थे, करकट्टी और कंडरी। ये मध्य प्रदेश राज्य में शामिल है अभी। करकट्टी और कंडरी ये जो हैं किसमें आते थे, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से शामिल थे। ये रतनपुर क्षेत्र के गढ़ में शामिल थे। करकट्टी और कंडली ये दोनों कहाँ हैं, अनूपपुर जिला में है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। अगला देखिए शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित गढ़। तो दक्षिण में कौन कौन सा, तो पहले देखिए बलौदाबाजार और बेमेतरा, इसके उत्तर में भी थे और दक्षिण में भी हैं। तो बलौदाबाजार का सिमगा और लवन जो है रायपुर के शाखा में आ जाते हैं, सिमगा और लवन। बेमेतरा का शारदागढ़ या सिरसागढ़, शारदागढ़ और सिरसागढ़ 2 हैं, शारदा सिरसा, ऐसे याद रखेंगे, शारदा सिरसा बेमेतरा एक और कौन से थे, मारो नवागढ़, और बलौदाबाजार का सिमरिया था। उसके बाद देखिए दुर्ग का पाटन और दुर्ग। तो दुर्ग का 2 क्षेत्र पाटन और दुर्ग, ये दोनों जो है गढ़ में शामिल थे। बालोद का एक अकलवाड़ा या एकलवाड़ा ये कहाँ का है, बालोद का। रायपुर के 2 रायपुर और अमीरा या अमोरा, ठीक, रायपुर और अमोरा ये क्या थे, गढ़ थे। गरियाबंद के 2 याद रखेंगे, फिंगेश्वर और राजिम। महासमुंद के 4 कौन कौन से, खल्लारी, सिरपुर, सुअरमार और मुहंदी सुअरमार। धमतरी के टेंगनागढ़। तो देखिए नदी के तरी में क्या रहता है, टेंगना, तो धमतरी में है टेंगनागढ़। मोहला मानपुर अंबागढ़ में है सिंगारपुर। अज्ञात जिले में सिंगारगढ़ कौन से जिले में अभी तक नहीं पता। सिंगारगढ़ को सिंघारगढ़ या सिंघनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। यह किस जिले में स्थित था नहीं पता, पर इसका भी नाम प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में सिंघारगढ़ भी एक गढ़ था। देखिए यदि गढ़पति ब्राह्मण होता था तो उसे दीवान कहा जाता था, इसे मैं पहले भी बताया हूँ। अगर गढ़पति ब्राह्मण जाति का है तो वह दीवान कहलाता था। जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ों की खोज मिस्टर चिस्म के द्वारा किया गया था। तो मिस्टर चिस्म के द्वारा छत्तीसगढ़ की खोज किया गया है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़। इसे अगर आप ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप मानचित्र से याद कर सकते हैं इसे। तो देखिए यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश के 2 अनूपपुर जिले में स्थित है, करकट्टी और कंडरी। उसके बाद देखिए यहाँ गौरेला पेंड्रा में पंडर भाठा। कोरबा में देखिए उपरोंडा, लाफागढ़, कोसगई और मातिन 4 हैं। वही यहाँ शक्ति में देखिए 1 सोंठी, और यहाँ जांजगीर में 3 कोटगढ़, मदनपुर और खरौद। बिलासपुर में 4 याद रखना है, केंदागढ़, ओखरगढ़, रतनपुर और विजयपुर, ठीक, ये हो गए। और इसके अलावा देखिए यहाँ कौन सा है, बेमेतरा में मारो और नवागढ़ है, और बलौदाबाजार में सेमरिया। ये सभी हो गए कितने, 18 गढ़, कहाँ के, उत्तर के, शिवनाथ नदी के उत्तर के, शिवनाथ नदी है उसके उत्तर में। अब 18 गढ़ नीचे में देखिए, तो यहाँ बलौदाबाजार का सिमगा और लवन भी है, और यहाँ बेमेतरा का शारदा और सिरसागढ़। रायपुर में देखिए रायपुर और अमोरा 2 हैं। दुर्ग का दुर्ग और पाटन है। सिरपुर, ये महासमुंद का कौन कौन सा है, मुहंदी, खल्लारी, सिरपुर और सुअरमार। राजिम का फिंगेश्वर और राजिम है गरियाबंद का। धमतरी का टेंगनागढ़,
बालोद का अकलवाड़ा और एक जो है सिंगारपुर भी नाम मिलता है, जो किस जिले में स्थित है वो अभी तक के ज्ञात नहीं है। तो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के आप मानचित्र से भी देख सकते हैं। तो आपको कम से कम इसका नाम याद होना चाहिए कि ये सभी शामिल हैं। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसे भी देख सकते हैं आप। देखिए नीचे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है। तो इनमें से कौन सा मौजूद नहीं है आपको बताना है। तो देखिए पावागढ़ हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं, सिंघनगढ़ पढ़े हैं, नवागढ़ पढ़े हैं, कोटगढ़ पढ़े हैं, ये पावागढ़ नहीं है छत्तीसगढ़ में। देखिए कलचुरी कालीन रतनपुर में शासित होने वाले गढ़ों में निम्नलिखित समूहों में से सही गढ़ों की समूह चुनिए। तो इनमें से कौन सा गढ़ जो है रायपुर क्षेत्र में आते हैं, कौन सा समूह। तो खरोद, लाफा, छुरी, पंडरा भट्टा। तो देखिए खरोद, लाफा, छुरी और पंडर भट्टा, तो यह भी प्री 2023 में ये आया हुआ है। तो इसमें से इन सबको ले सकते हैं हम। एक खरोद जांजगीर चांपा हो गया, लाफा, छुरी ये दोनों कहाँ के, कोरबा के, और पंडर भट्टा ये गौरेला पेंडर मरवाही के। इसमें से देखिए तो ये खल्लारी यहाँ नहीं है, ये कहाँ है खल्लारी, गरियाबंद में महासमुंद में आ जाता है खल्लारी। सी वाले में देखें तो इसमें का सिमगा हो गया, ये किस में आ जाता है, रायपुर वाले क्षेत्र के आ जाता है। यहाँ अकलवाड़ा, तेंगनगढ़, ये लवन, ये सभी किस में आ जाते हैं, तीनों ही रायपुर क्षेत्र के अर्थात शिवनाथ नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ से हमारा कलचुरी शासन जो है खत्म होता है, कलचुरी वंश इतना में कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कंवर्धा के फणी नागवंश। इसके साथ साथ जो है हम कांकेर के अभी बचे हुए हैं कौन सा, सोमवंश, उसे भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो अगले वीडियो में इन दोनों को कवर करेंगे हम, फणी नागवंश और कांकेर के सोमवंश को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञान मीमांसा टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।